Last year we are discussing about drift current. So these are two phenomena that are responsible for carrier transport. And today we are going to discuss this, what is diffusion and how these two get combined to make an overall effect. And other thing we will discuss carrier generation recombination. We have discussed this on very elementary level in unit 1 also, and now we will discuss in detail. Okay, so this was the last slide when we discussed in previous class, on the last lecture. So we talked about drift. What is drift? Drift is the motion of charged particles, the charge carriers, due to applied electric field. जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो जो चार्ज कैरियर मोशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट। और जो चार्ज कैरियर मोशन है वो उसका कुछ वेलोसिटी होगा डिपेंडिंग अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन एंड ऑल दीज फैक्टर्स। सो क्या होगा उसको हम लोग एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन करते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी this will be field and तो ड्रिफ्ट करंट इज देयर। एक चीज हम लोगों ने ड्रिफ्ट करंट बोला, ये जो ड्रिफ्ट करंट है किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, मोबिलिटी मतलब चार्ज के कैसे मूव कर रहे हैं उस पे डिपेंड करता है, and charge carriers पे कितना charge है इस पे डिपेंड करता है। So these are the factors we discussed about drift current in previous class. So today let us see what is diffusion. What is this diffusion phenomena and how कहाँ पे ये phenomena affect करते हैं? So diffusion is the process of particles distributing themselves from regions of high concentration to the region of low concentration. मतलब ये कि जैसे तुम ऐसे सोचो कि कहीं पे जैसे ऐसे समझने का कोशिश कर सकते हैं लाइक यू हैव एन गैस या कहीं पे कुछ लिक्विड होता है उसमें कुछ थोड़ा सा कलर्ड लिक्विड डालते हैं तो कैसे वो सब जगह मिलके एक जगह हो जाता है, सब एक जैसा कलर हो जाता है। सो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन के रीजन की तरफ जो जाता है इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। The diffusion is the process of particles distributing themselves from regions of high concentration to the regions of low concentration. यहाँ पे concentration low है वहाँ पे वो अपने आप जाएगा। This is natural phenomena. If this process is left unperturbed, there will be eventually a uniform distribution of particles. मतलब अगर हम कुछ इसको डिस्टर्ब ना करें तो कुछ टाइम के बाद वो एक तरह से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो जैसे ऐसे सिंपल समझ सकते हैं देखने के लिए कि आपके कोई कंटेनर है उसमें नॉर्मल वाटर भरा है और थोड़ा सा आप कलर्ड वाटर उसमें मिला दें, थोड़ा सा डालें ऊपर से, तो धीरे धीरे होते होते वो पूरे में यूनिफॉर्मली जो कलर होगा वो आ जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है इट्स लाइक विजुअलाइजेशन ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। फिर डिफ्यूजन डज नॉट नीड एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अपॉन पार्टिकल्स। जैसे ड्रिफ्ट में क्या था, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से हम लोग लगाते थे तब जो चार्ज पार्टिकल्स का मोशन था उस प्रोसेस को हम लोग कहते थे ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब वहां पे एक एक्सटर्नल फोर्स वहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड। डिफ्यूजन के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होता है, ये अपने आप धीरे धीरे इक्विलिब्रियम की तरफ जो टेंडेंसी है, जैसे नेचुरली जैसे तुम ऐसे सोचो कहीं अगर थार डेजर्ट है जैसे अपने यहाँ या कहीं मरुस्थल वाले एरिया में जाएंगे जहाँ बहुत सारा सैंड रहता है तो धीरे धीरे वो हवा के साथ चल के वो अपने आप से ही एक लेवल में आ जाता है। तो ऐसे समझ लें कि इसको हमको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए होता है। द पार्टिकल्स मूव अबाउट यूजिंग ओनली थर्मल मोशन। इफ वी लेट पार्टिकल्स टू बी कैरियर, so they move around, take charge with them. The moving of charge will result current and we call this current due to diffusion. ठीक है, तो ड्रिफ्ट में क्या था कि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तब जो चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे, जो चार्ज कैरियर्स हैं हमारे मटेरियल में
वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मूव करेंगे, तो हम लोग उसको कहेंगे, जब भी चार्ज कैरियर्स मूव करेंगे तो क्या होगा, कुछ करंट जनरेट होगा। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लगा के करते हैं तो जो करंट जनरेट हो रहा है उसको हम लोग ड्रिफ्ट करंट बोलते हैं। यहाँ पे क्या है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ अपने आप का जो मोशन है, जो बिना एक्सटर्नल फोर्स के लगाए हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में मोशन हो रहा है, उसकी वजह से जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। सो देयर आर टू वे कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो कैसे मूव करेंगे, उसके दो तरीके हैं, एक डिफ्यूजन और एक ड्रिफ्ट। तो हमने पहले ड्रिफ्ट सीखा, अभी हम लोग डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं। नाउ द डिफरेंस बिटवीन ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट इज दैट ड्रिफ्ट करंट डिपेंड अपॉन द इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। इफ देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड देयर विल बी नो ड्रिफ्ट करंट। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं ही ना तो उसकी वजह से कोई ड्रिफ्ट करंट होगा ही नहीं, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड पे ही डिपेंडेंट है, चार्ज कैरियर्स तभी मोशन कर रहे हैं क्योंकि उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया गया। तो ड्रिफ्ट करंट जीरो हो जाएगा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को हम जीरो करते हैं। डिफ्यूजन करंट occurs even though there is no electric field applied to the semiconductor। मतलब डिफ्यूजन के केस में क्या होगा, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत नहीं है, that will be there। So it doesn't have sigma as one of the E as one of its parameter, and the constant it depends upon dP and dN। dP dN मतलब dense जो बोल रहे हैं हम लोग कंसंट्रेशन, डोनर का कंसंट्रेशन या एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन, या हम कहें होल का कंसंट्रेशन या इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमने यही बोला कि हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन के रीजन में जो मूवमेंट होता है वो डिफ्यूजन प्रोसेस है। और दूसरा किस पे डिपेंड करेगा, चार्जेस पे डिपेंड करेगा, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू फॉर होल्स एंड इलेक्ट्रॉन रेस्पेक्टिवली। So the first constant are called diffusion coefficient। ये जो है इनको diffusion coefficient बोलते हैं। ये just number की तरह है, so proportionality factor। We don't worry too much about these because they are constant। तो ये कुछ एक है, मतलब वो condition पे depend करता है, जैसे diffusion हो रहा है तो this is a constant for that process particularly, so we are not much worried about कि number कैसे आएगा। But we do worry about gradient of the concentration। मतलब concentration का difference क्या है, जो higher to lower concentration है वो कितना difference होगा उस पर depend करेगा। And since we are talking about a one-dimensional situation, we are solving for current density, we only worry about the gradient with respect to extreme। ये ऐसे बोल रहे कि हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो one-dimensional केस में अगर समझेंगे तो इसलिए बोले वो चीज पे हम लोग का भी ध्यान नहीं देना। हमारे काम का ये है कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट में डिफरेंस क्या है, डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट किस किस पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। दूसरा डिफरेंस क्या बोले, द अदर डिफरेंस बिटवीन ड्रिफ्ट करंट एंड डिफ्यूजन करंट इज दैट द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स अपॉन चेंज इन कैरियर कंसंट्रेशन, नॉट ऑन द कंसंट्रेशन देमसेल्फ। जैसे बहुत सारा कंसंट्रेशन हो इससे इसको फर्क नहीं पड़ता। डिफ्यूजन की प्रोसेस कभी ज्यादा होगी कभी कम होगी, ये इस पे डिपेंड करेगा कि डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट मतलब इसमें कंसंट्रेशन का डिफरेंस कितना है, हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन कितना है इट नॉट इम्पोर्टेंट, दिस डिपेंड्स अपॉन द डिफरेंस। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन करंट डिपेंड्स अपॉन द change in carrier concentration, not on the concentration themselves। In the equation, the signs are reversed as we are used to see them. We usually assign plus Q for hole minus Q for electrons। In the case of diffusion current, they are reversed to be a positive derivative of concentration। This occurs because the carriers are diffusing from higher concentration area to lower concentration area। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम लोग ये दो स्लाइड को देख के समझने का कोशिश करें तो ये समझ में आया कि दो तरह की वो है ट्रांसपोर्ट फिनोमेना है जिसमें चार्ज कैरियर्स मूव करते। वन इज नोन एज ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट इज डिपेंडेंट अपॉन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड and it depends upon concentration, it depends upon mobility constant, it depends on the charge। but diffusion जो process है ये क्या है,
ये हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की में जो एक अपनी प्रोसेस है, मतलब इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है। इंटरनल, ड्यू टू इंटरनली सिस्टम वांट टू एक्वायर एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इसकी वजह से हमेशा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जो मूवमेंट होता है, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं। और जो चार्ज कैरियर इस प्रोसेस की वजह से मूव करते हैं, उससे जो करंट जनरेट होता है उसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। और डिफरेंसेस क्या हैं दोनों में, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड नहीं करता है। डिफ्यूजन करंट तभी भी रहेगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा, लेकिन ड्रिफ्ट करंट नहीं होगा। अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई ना करें, देयर विल बी नो ड्रिफ्ट करंट। दूसरा बोल रहा है कि ये डिपेंड करता है कैरियर कंसंट्रेशन पे डायरेक्टली डिपेंड नहीं करता। जैसे ड्रिफ्ट करंट क्या था, इट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन, but the diffusion current, it doesn't depend upon directly on concentration, it depends upon the change in carrier concentration। मतलब जो हायर कंसंट्रेशन लोअर कंसंट्रेशन के बीच का डिफरेंस है वो यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन कि कंसंट्रेशन कितना है। तो ये दो चीजों को हमने थोड़ा समझा। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन का कंसेप्ट समझ में आया, ड्रिफ्ट डिफ्यूजन में डिफरेंस क्या है ये समझ में आया। एंड so in this way we can have an idea about this charge transport. Later on we will try to get into more detail, but as of now we are trying to get familiar with different terms. हाँ, अब हम लोग देखना चाहते हैं कैरियर जनरेशन और कैरियर रिकॉम्बिनेशन, ये क्या होता है। तो जैसे कि हम लोगों ने पहले भी अभी बात किया था कि जैसे कि ये हम सोच ले कि ये बैलेंस बैंड है एंड दिस इज कंडक्शन बैंड। और होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, दे में गो टू दिस। सो क्या होगा, जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो यहाँ पे एक होल क्रिएट होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट होगा। तो ये जो प्रोसेस है, this is known as carrier generation, and when an electron from this comes back to the valence band, then this is known as carrier recombination process। तो अब हम लोग थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं। रिकॉम्बिनेशन क्या है? रिकॉम्बिनेशन इज part of a process to restore equilibrium to a semiconductor that has been perturbed or disturbed out of equilibrium। इसका मतलब क्या कह रहे हैं कि जो कैरियर जनरेशन का प्रोसेस है, ये प्रोसेस को फिर से रिस्टोर कर रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गए, पहले तो वो सारे एटम्स थे, एटम सारे कंप्लीट थे। सो व्हाई दिस इज कैरियर जनरेट हुई है, उसको फिर से रिकॉम्बाइन करेंगे, तो मतलब इक्विलिब्रियम को रिस्टोर करने का एक सिस्टम का कोशिश है। परटर्बेशन कैन बी इन फॉर्म ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। परटर्बेशन जिसको बोल रहा है, मतलब जो कैरियर जनरेशन को कैरियर जनरेट होने की प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, टेम्परेचर में चेंज करेंगे, एक्सपोजर टू लाइट, मतलब कहीं से हम उसको एनर्जी देंगे। अगर कहीं से हम उसको एनर्जी देंगे तो वो नया इक्विलिब्रियम बनाएगा, मतलब चार्ज कैरियर्स क्रिएट हुए। रिकॉम्बिनेशन occurs when there is an excess of carriers, they are destroyed by recombining। तो भाई जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है, और दोनों प्रोसेस लगातार होते रहता है। उसी के बीच में जो कंडीशंस है, जो टेम्परेचर है, जो एक्सटर्नल सिचुएशन है, उसके हिसाब से वो कभी जनरेशन ज्यादा होगा, कभी कॉम्बिनेशन ज्यादा होगा। और ये सब फैक्टर्स जो उसको कंट्रोल करते हैं, उसी के बीच में हमको कुछ एक इक्विलिब्रियम मिलता है। तो रिमेंबर, कैरियर्स आर इन द फॉर्म ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स and the hole it leaves behind are electrons and holes brought from the dopant। एक तो इलेक्ट्रॉन होल जो है ऐसे जनरेट होते हैं, या इलेक्ट्रॉन होल जब हम डोपिंग करते हैं तो वहां पे एक्सेस करते हैं। So when they are destroyed, a negatively charged electron is attracted to a positively charged hole and they get together. Their charges are cancelled
and the electron is part of bond once again. फिर से वो बॉन्ड बना लिया और कोई भी इलेक्ट्रॉन होल पेयर जो था वो अपने आप में खत्म हो गया। तो ये प्रोसेस है रिकॉम्बिनेशन। देयर आर 3 टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं। तो ये कह रहा है कि दीज आर बैंड टू बैंड रिकॉम्बिनेशन, आरजी सेंटर रिकॉम्बिनेशन एंड ऑगर रिकॉम्बिनेशन। ये 3 तरह के रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हैं। ओके, सो बैंड टू बैंड रिकॉम्बिनेशन मतलब कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन आया और वैलेंस बैंड में एक होल के साथ रिकॉम्बाइन हो गया, ऐसे का मतलब। तो band to band recombination is the annihilation of a conduction band electron and a valence band hole simply by having an attraction of negative charge of electron and positive charge of the hole and cancel each other as they move in the semiconductor lattice. So the energy released during this process usually produces a photon and emits light. ये जनरल बात कह रहे हैं। रिकॉम्बिनेशन जब होगा तो क्या होगा, कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज्यादा होता है, वैलेंस बैंड का एनर्जी कम होता है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आएगा तो मतलब वो अपनी एनर्जी लूज करेगा, तो वो एनर्जी किसी न किसी फॉर्म में बाहर निकलेगी। एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। तो बाहर निकलने का मतलब ये है कि वो फोटॉन की तरह निकल सकता है। तो जो बैंड टू बैंड रिकॉम्बिनेशन होते हैं उसमें बोल रहा है कि जनरली usually produces a photon and emits light. Photon is the energy quanta of energy, electromagnetic energy. और लाइट हम लोग को जो दिखता है उसको जनरली लाइट बोलते हैं। तो उसका एनर्जी कम ज्यादा होगा तो अलग रेंज में जा सकता है, नहीं तो जैसे डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने देखा कि जनरली ये जो है। एक चीज और भी सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हो तुम लोग, अगर कभी अगर मतलब मन करे, आई सजेस्ट तुमको करना चाहिए कि जैसे हम लोग जनरली सेमीकंडक्टर का बैंड गैप जानते हैं, चिपनो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, वो गैलियम आर्सेनाइड, ऐसे डिफरेंट सेमीकंडक्टर का बैंड गैप हम नोट कर लें। 5 सेमीकंडक्टर का मान लो रख लें, कुछ डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है, कुछ इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। फिर उनका जो एनर्जी बैंड गैप है वो बेसिकली एनर्जी होता है। फिर उस एनर्जी का अगर हमको फोटान हो तो फोटान का वेवलेंथ कितना हो, ऐसे अगर हम लोग समझे, या फोटान का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। E इक्वल टू एच न्यू होता है, Eg इक्वल टू एच न्यू रखते हैं और न्यू कैलकुलेट करें। तो न्यू है फ्रीक्वेंसी, फिर उसको देखें वो फ्रीक्वेंसी जो है किस रेंज में आ रहा है। क्या हमारी जो देखने की नजर, हमारी आईज है जिस फ्रीक्वेंसी के लिए सेंसिटिव है, जिसको हम लोग लाइट कहते हैं, जैसे 4000 एंगस्ट्रॉम टू 8000 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज को हम लोग लाइट बोलते हैं जनरली, क्योंकि ये विजिबल रेंज है। तो जो विजिबल रेंज है इसका कुछ वेवलेंथ है, इसका कुछ, तो इसके फोटॉन का कुछ फ्रीक्वेंसी होगा। वेवलेंथ है तो फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। तो वही फ्रीक्वेंसी फिर हम लोग देखें किस सेमीकंडक्टर का क्या मैच करता है। तो बैंड टू बैंड जब ट्रांजिशन होगा तो उतना ही एनर्जी का फोटॉन निकलेगा। तो अगर वो फोटॉन हमारे विजिबल रेंज में है तो हमको लाइट की तरह दिखेगा। तो जो एलईडी होते हैं, जो जनरली लाइट इमिटिंग डायोड्स बनाते हैं, तो बेसिकली उसमें ऐसे सेमीकंडक्टर यूज किए जाते हैं जिनका ये इस तरह के ट्रांजिशन से लाइट प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंड टाइप क्या है, इन आरजी center recombination there are special locations within semiconductor which are lattice defect or special impurity atoms that introduce a loud electronic level near the center of band gap. These levels are important because they will not be mistaken for donor or acceptable level. And RG center combination involves a two-step process, a carrier and an electron. For example, stage in the vicinity of RG center, an electronic level near mid gap and is trapped. Later comes a hole, an electron is attracted to the hole and loses more energy, and it goes into valence band, annihilating the hole along with itself. This is called indirect recombination.
This method releases thermal energy or produces lattice vibration. तो ये दूसरा टाइप का रिकॉम्बिनेशन बोला. इस रिकॉम्बिनेशन में क्या होता है, थर्मल एनर्जी मतलब हीट निकलता है. इट मीन्स दिस इज इनडायरेक्ट रिकॉम्बिनेशन. और ये फोनान लैटिस वाइब्रेशन क्या होता है, फोनान जो हम लोगों ने सीखा लास्ट यूनिट में, लैटिस वाइब्रेशन का जो एनर्जी का क्वांटा है उसी को हम लोग फोनान बोलते हैं. तो इसमें फोटान नहीं निकलता है, इसमें फोनान निकलता है और हीट निकलता है. ओके, तो ये दूसरे तरह का रिकॉम्बिनेशन की बात करें. इसमें क्या होता है कि बोले कि RG center, we can it stage into vicinity of RG center, electronic level near mid gap. जो सेमीकंडक्टर हम लोग बात कर रहे थे, वहीं के मिड गैप में जो है वहां पे जो कुछ लेवल्स है उसी में वो ट्रैप है. तो लेटर ए होल एंड इलेक्ट्रॉन इज अट्रैक्टेड टू द होल एंड लूजेस मोर एनर्जी टू गो इनटू बैलेंस बैंड. पहले कोई इलेक्ट्रॉन वहां पे ट्रैप है, फिर वो इट गेट अट्रैक्टेड टू होल इन बैलेंस बैंड और ऐसे करके वो पहुंचता है. And this recombination, this is another kind of recombination. This is called RG center recombination. And third one is Auger recombination. Auger recombination क्या होता है? Auger recombination is a type of band-to-band recombination that occurs when two carriers collide. तो ये थोड़ा अलग टाइप का है वो बैंड टू बैंड रिकॉम्बिनेशन का ही, लेकिन इसमें क्या होता है, जब दो कैरियर आपस में कोलाइड करते हैं तब जो रिकॉम्बिनेशन होता है उसको ऑगर रिकॉम्बिनेशन कहते हैं. इसको ऑगर कहते हैं, कभी ऑजे कहते हैं, ऐसे कई तरह से इसको प्रोनाउंस किया जाता है. बट यू जस्ट नीड टू नो दिस नेम. द कोलिजन ट्रांसफर्स द एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम द रिकॉम्बाइनिंग कैरियर टू द सर्वाइविंग कैरियर. कोलिजन से क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसफर करता है, मतलब जो रिकॉम्बिनिंग कैरियर, सर्वाइविंग कैरियर, जो दो कैरियर्स कोलाइड कर रहे होते हैं उसमें एनर्जी ट्रांसफर होता है. इन अदर वर्ड्स, वन कैरियर लूजेस एनर्जी एंड अदर गेन्स. द वन दैट लूजेस इट इज रिकम्बाइंड एंड द वन इट गेन्स गोज टू हायर एनर्जी लेवल. सो इवेंचुअली द हायर एनर्जी कैरियर thermalize and lose energy in a small step through the heat produced in collision with semiconductor until it eventually recombines or gains energy once more. तो होता क्या है, इसमें दो चार्ज कैरियर आपस में टकराते हैं और उसमें एक एनर्जी लूज करता है, एक गेन करता है. तो जो गेन करेगा वो और ऊपर लेवल में चला जाएगा और जो लूज करेगा वो नीचे आके रिकॉम्बाइन हो जाएगा क्योंकि उसने एनर्जी लूज कर दिया. तो दिस इज काइंड ऑफ इंड्यूस्ड रिकॉम्बिनेशन जो कोलिजन की प्रोसेस से इंड्यूस्ड हो गया. तो ये तीन तरह के रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस हमने जानी. एंड तो थोड़ा सा हम लोग इसको कम समराइज कर सकते हैं यहाँ पे. द थ्री रिकॉम्बिनेशन मैकेनिज्म आर सिमिलर इन द फैक्ट that they all annihilate an electron for each hole and that they all produce some kind of energy. कहीं पे लाइट एनर्जी होता है, कहीं पे थर्मल एनर्जी होता है, कहीं पे विजिबल रेंज में वो इमिट करता है, कहीं पे फोटान इमिट होता है, कहीं पे फोनान इमिट होता है. फोटान इज लाइट, मतलब ये डायरेक्ट एनर्जी है. फोनान लैटिस वाइब्रेशन का क्वांटा है. So they all produce some kind of energy, whether it be heat or light. Heat मतलब generally phonon और light मतलब photon in the process. Hello. They are all different in the fact that band-to-band recombination only uses the fact that carriers of opposite charge happen to be in the same vicinity. Vicinity मतलब पास. No outside interference is needed. Band to band transition में कोई इंटरफेरेंस चाहिए नहीं है, वो अपने आप से ट्रांजिशन होता है and it emits light. RG center recombination uses defects in the crystal. क्रिस्टल में जैसे कुछ डिफेक्ट है. डिफेक्ट मतलब ये होता है, जैसे हम लोग लैटिस अभी तक सीख रहे थे तो हमने देखा कि सारा कुछ दूरी पे एटम्स रखे हुए हैं, वो एटम्स ही आयन कोर बन जाते हैं. तो लैटिस जो ओरिजिनल क्रिस्टल होते हैं, जो प्रैक्टिकल क्रिस्टल होते हैं, उसमें कई बार डिफेक्ट्स होते हैं.
उसका जो लेटिस स्ट्रक्चर है वो इधर उधर कहीं कहीं गड़बड़ होता है, कहीं पे कुछ नहीं है, कहीं पे लेटिस में होना चाहिए था वहां पे नहीं। तो जो ये डिफेक्ट है इसकी वजह से जो रिकॉम्बिनेशन होते हैं वो बोलते हैं आरजी सेंटर रिकॉम्बिनेशन। एंड दे यूज डिफेक्ट्स इन क्रिस्टल लेटिस are special impurities that are added to the semiconductor material to add energy level to where carriers can move up or down closer to their opposite charge to the attraction can destroy them. ये हो गया। और अगर रिकॉम्बिनेशन क्या यूज करता है? कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। सो देयर आर थ्री प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। वन इज बैंड टू बैंड रिकॉम्बिनेशन, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट चार्ज, एक का पॉजिटिव चार्ज एक का नेगेटिव चार्ज, उसकी वजह से वो अट्रैक्ट होकर रिकम्बाइन हो जा रहे हैं। और आरजी सेंटर में जो डिफेक्ट्स है क्रिस्टल के उसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन, मतलब दैट थिंग इज हेल्पिंग टू रिकम्बाइन। एंड अगर रिकॉम्बिनेशन में जो कोलिजन होता है between electrons to transfer energy from one electron to another, sending one to higher energy and another to lower energy. तो ये ऐसे करके तीन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस है, तीनों में क्या डिफरेंस है। ओवरऑल रिकॉम्बिनेशन हम लोगों ने पहले बात किया था, आज हम लोगों ने रिकॉम्बिनेशन के और डिटेल में जाके उसके डिफरेंसेस को समझा। देन कैरियर जनरेशन, जनरेशन को भी जनरेशन, ये जो प्रोसेस है हमने शुरू में ही बात किया कि कैरियर जनरेशन और कैरियर रिकॉम्बिनेशन दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री टाइप का है, एक दूसरे का अपोजिट प्रोसेस है, बट मैकेनिज्म कुड बी सेम फॉर बोथ। कहीं पे वही बैंड टू बैंड ट्रांजिशन ऐसे हो जा रहा है तो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, कहीं पे वही बैंड से इलेक्ट्रॉन बैलेंस बैंड से जम करके कंडक्शन में जाएगा तो भी बैंड टू बैंड ट्रांजिशन होगा, and that process will create an electron hole pair. So generation can be taken as the opposite of recombination. The generation of carrier is another part of the process to restore equilibrium to a semiconductor that has been perturbed or disturbed out of equilibrium. सेम चीज देखो बोल रहे हैं, यही रिकॉम्बिनेशन में लिखा था कि ये जो प्रोसेस है ये इक्विलिब्रियम को पाने की कोशिश है। जो इक्विलिब्रियम किसी एक्सटर्नल सोर्स, किसी एक्सटर्नल एनर्जी की वजह से डिस्टर्ब हो गया है उसको हमको फिर से रिस्टोर करते हैं। तो दुनिया में जो भी चीजें हम देखेंगे, जो भी प्रोसेस देखेंगे, दे टेंड टू अचीव एन इक्विलिब्रियम। हर चीज एक इक्विलिब्रियम अचीव करने की कोशिश में है, ऐसा हमको लगता है। तो यहाँ पे जैसे ही कंडीशन बदलता है, जैसे टेम्परेचर बदलता है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है, जैसे ही कुछ बदलता है इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाता है। And to achieve that equilibrium, sometime it recombines, sometime it generates. So these two processes are complementary to each other, are opposite to each other. It's okay. So perturbation कैसे हो सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, टेम्परेचर चेंज किया, लाइट से एक्सपोज किया, तो यही सारी प्रोसेस हैं जो कैरियर जनरेशन, कैरियर रिकॉम्बिनेशन दोनों को इनिशिएट करते हैं। The generation occurs when there is a deficit of carrier concentration when compared to equilibrium carrier concentration. जब कैरियर कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाते हैं तो क्या होता है? रिकॉम्बिनेशन होता है। इक्विलिब्रियम कैरियर कंसंट्रेशन से कैरियर कंसंट्रेशन जब ज्यादा हो जाएगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा, और जब कम हो जाएगा तो जनरेशन होगा। So carriers then have to be created within semiconductor to reach equilibrium. So all these processes, ये दोनों process continuously होता रहता है and to achieve equilibrium for different set of conditions. फिर the three mechanism of recombination can be reversed to create carriers. तो जो हम लोगों ने recombination की तीन processes सीखी थी, band to band generation, RG center generation and Auger generation, ये दोनों इनको अगर उल्टा कर दें हम तो क्या हो जाएगा? ये कैरियर जनरेशन की प्रोसेस हो जाएंगी। So band to band generation can occur when an electron is excited directly to the conduction band. कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में था, वो एक्साइट होके कंडक्शन बैंड में चला जाए तो क्या करेगा? वैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा, कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाएगा, एंड इन दिस वे इट विल क्रिएट एन इलेक्ट्रॉन होल पेयर। कैरियर जनरेशन हो गई। ये बैंड टू बैंड
डायरेक्ट बैंड टू बैंड ट्रांजिशन है, जो हम लोगों ने पहले उसके लिए बोला था। तो ये कैसे हो सकता है? उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन या लाइट इमिट करता था, इसमें क्या कहता है, दिस कैन अकर बाय एब्जॉर्बिंग थर्मल एनर्जी या लाइट। उसको किसी तरह से हम एनर्जी देते हैं, चाहे लाइट से दे दें, चाहे टेम्परेचर बढ़ा के दे दें। टेम्परेचर बढ़ा के दें तो थर्मल एनर्जी होगी क्या, और अगर हम कुछ लाइट से एक्सपोज कर दें उसको तो लाइट हो गया। दोनों तरीके से हम उसको ऐसे कर सकते हैं। When generation occurs by absorbing thermal energy, it is called direct thermal generation. And when externally applied light is absorbed, it is called photogeneration. ठीक है, दो तरह का प्रोसेस बोल रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर से देते हैं तो इसको कहते हैं थर्मल जनरेशन, और जब लाइट से एनर्जी देते हैं तो इसको बोलते हैं फोटो जनरेशन। And RG center can also be used for generation. The electron would not need as much energy to make it to the conduction band as it would need for band-to-band transition. तो band-to-band transition के लिए बोल रहे हैं, electron would not need as much energy to make it to conduction band as it would need to band-to-band generation. इसमें क्या होता है ना, क्रिस्टल डिफेक्ट होते हैं, बीच में कोई स्टेट होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है, उसको थोड़ा ही एनर्जी मिल जाएगा, वो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। So this RG center process needs less energy for generation. Auger generation occurs just as the is in the recombination. इसमें दोनों तरह का वही चीज है कि जनरेशन रिकॉम्बिनेशन दोनों ही प्रोसेस ऐसे होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कोलिजन बढ़ जाता है, and because of collision some electron may get enough energy to recombine, get enough energy to excite so that they go to the next from conduction band से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड चला जाएगा। तो इस तरह से कैरियर जनरेशन होगी। तो जनरेशन रिकॉम्बिनेशन हम लोगों ने आज सीखा, और हम लोगों ने बात किया रिकॉम्बिनेशन के बारे में और ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन के बारे में। सो ऑन कॉन्सेप्चुअल लेवल वी आर ट्राइंग टू गेट दीज 4 थिंग्स। कैरियर जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन क्या होता है, इसकी क्या क्या प्रोसेसेस इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, how these processes are interconnected, then drift or diffusion क्या होता है, and what is difference between them। ये चीजों को हमने आज सीखा है। So it's building और conceptual understanding of the subject। यहाँ पे हम लोग अभी मैं थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कुछ भी डेरिवेशन टाइप का ना करके, कंसेप्चुअल बेसिस पे चीजों को समझने का कोशिश कर रहे हैं। So if you have anything to ask, you can ask as of now, otherwise I will summarize and then again I will ask you if you have any questions. Okay, तो हम लोग इसमें देखेंगे ना, जो स्लाइड्स बना रहे हैं उसमें काफी चीजें ऐसी भी हैं जो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए क्लास करना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ स्लाइड पढ़ने से काम नहीं चलता है कि हम उसको स्लाइड को एक सब मतलब ऐसे मटेरियल की तरह यूज कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा बेहतर से कॉन्सेप्ट को समझ सके। तो मैं समराइज करता हूँ, like we have to learn 2-3 things here about carrier generation in this unit. In this unit we are trying to understand कि कैरियर ट्रांसपोर्ट और कैरियर जनरेशन रिकॉम्बिनेशन, ये दो जो प्रोसेसेस हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये समझने में हम लोगों ने ये देखा कि ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट। सबसे पहले हम लोग बात की कि जो चार्ज कैरियर्स है सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, वो कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, और जब कोई भी चार्ज मूव करता है तभी करंट बनता है। तो सेमीकंडक्टर भी कंडक्टर की तरह है, कभी कभी वो उनकी कंडक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी वजह से सेमीकंडक्टर कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, कहीं ज्यादा यूजफुल हो जाते हैं हमारे लिए। तो इस यूनिट में बेसिकली हम लोग चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन, वो सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो 2 प्रोसेस हमने बोली, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसको हमने पहले अलग अलग समझा, फिर उसको समराइज किया। तो ड्रिफ्ट मतलब ये, ड्रिफ्ट जैसा मतलब होता है किसी को हम पकड़ के खींच ले,
ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन में यही अंतर है कि कहीं पे सोचो एक कोई खड़ा है और कुछ स्लोप जैसा है तो वो खुद से फिसल गया, तो ये उसको कोई धक्का नहीं दिया। लेकिन ड्रिफ्ट का मतलब है हम उसको पकड़ के अपनी तरफ खींच रहे, या हम कोई एक्सटर्नल फोर्स से हम उसको एक तरफ फोर्स करें मूव करने के लिए, तो दो वो ड्रिफ्ट है। डिफ्यूजन मतलब ये है कि जैसे मैंने बोला कि स्लोप है कहीं पे, वहां पे हम धक्का नहीं दे रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ द स्लोप somebody goes to that particular position। क्यों वहां पे जाते हैं? क्योंकि वहां पे उसका उसका एक अपना रीजन है जहां पे वो, जैसे हमने बोला कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ इक्विलिब्रियम के लिए, जहां पे इक्विलिब्रियम होगा उधर की तरफ वो मूव करेगा। तो डिफ्यूजन इज काइंड ऑफ इंटरनल प्रोसेस, उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो उसका एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। बट ड्रिफ्ट के लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाएंगे तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। फिर ड्रिफ्ट किस पे डिपेंड करता है? एक तो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड तुम लगाए हो, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड तुमने नहीं लगाया तो ड्रिफ्ट करंट विल बी जीरो, देयर विल बी नो करंट ड्यू टू ड्रिफ्ट। तो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है। फिर इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन क्या है? अगर कंसंट्रेशन ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन होल्स का तो आपस में कोलाइड करेंगे, आपस में कोलाइड करेंगे तो उनकी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो उस पर इफेक्ट करे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कितनी तेजी से जो चार्ज कैरियर्स है वो इसके रिस्पॉन्स में मूव कर पा रहे हैं। अगर बहुत भीड़ होगा कहीं पे तो आपस में टकरा के इतनी जल्दी नहीं बढ़ पाएंगे, अगर भीड़ कम होगा तो ज्यादा तेजी से बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर वही कि अगर ज्यादा चार्ज कैरियर्स होंगे तो ज्यादा करंट होगा, अगर कम चार्ज कैरियर्स होंगे तो कम करंट होगा। सो दीज ऑल द फैक्टर्स, ड्रिफ्ट करंट इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लगाए इस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन कितना है इस पे डिपेंड करता है, एंड वो कितना कितना उसका वेट होगा। मोबिलिटी कांस्टेंट इज लाइक कि हाउ फास्ट दे कैन मूव, सो इट डिपेंड्स अपॉन इज मास आल्सो। मास उसका ज्यादा है कम है, तो मास मतलब जैसे हम लोगों ने इफेक्टिव मास की बात की। एंड अदर थिंग इज चार्ज, चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो ये हो गया ड्रिफ्ट करंट। एंड देन डिफ्यूजन करंट क्या है? ये डिफ्यूजन करंट चार्ज मोशन हो रहा है किसकी वजह से? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की रेंज में जाएगा टू अचीव इक्विलिब्रियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजन। और ये इसके लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, फिर भी हमको डिफ्यूजन की वजह से करंट मिलेगा। और डिफरेंस इसमें क्या है? एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लगाना नहीं पड़ता, यू डोंट नीड एनी एक्सटर्नल फोर्स। एंड अदर डिफरेंस इज you don't it doesn't directly depend upon the carrier concentration, rather it depend upon the carrier concentration का difference कितना, मतलब किस रीजन में ज्यादा कैरियर कंसंट्रेशन है, किसी रीजन में कम कैरियर कंसंट्रेशन है, तो ज्यादा रीजन से कम रीजन की तरफ जाएगा। अगर वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर तो डिफ्यूजन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डिफ्यूजन करंट वहां पे कम हो जाएगा। तो कैरियर कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है दैट बिकम्स मोर इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ डिफ्यूजन करंट। और जो ओवरऑल करंट हम लोग देखते हैं ये ड्रिफ्ट डिफ्यूजन मिला के होता है। ड्रिफ्ट का करंट डिफ्यूजन करंट दोनों फैक्टर्स मिला के होता है। तो ड्रिफ्ट करंट डिफ्यूजन करंट हमने सीखा। और दूसरी चीज फिर बात की कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कैसे जनरेट होते हैं, कैसे रिकम्बाइन होते हैं। तो सेमीकंडक्टर जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन एंड होल्स दो तरह के चार्ज कैरियर्स होते हैं, हमको ये पता है। और ये कैसे जनरेट होते हैं? कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो क्या होगा? बैलेंस बैंड में एक होल क्रिएट हो जाएगा, और कंडक्शन बैंड में वो इलेक्ट्रॉन चला गया तो एक कंडक्शन इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। तो ये हो गया कैरियर जनरेशन। और अगर वो इलेक्ट्रॉन फिर से किसी होल से मिल जाए तो इलेक्ट्रॉन होल, जहां होल मतलब क्या है? वो वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन का, जैसे समझ लें कि इलेक्ट्रॉन के लिए सीट खाली है वहां पे, अगर वो इलेक्ट्रॉन वहां आके बैठ गया तो क्या होगा? एक रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। जैसे हम ऐसे सोचे कि एक रूम है उसमें 20 चेयर रखी हैं और 20 लोग उस सारी चेयर पे बैठे, और किसी को इतना एनर्जी आ जाए कि वो चेयर छोड़ के घूमने लगे, तो क्या हुआ? एक चेयर खाली हो गई और एक आदमी भी घूम रहा है।
तो ऐसे हम समझ लें कि एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हो गया एंड फिर उसका एनर्जी कम हो जाए तो थक गया, जैसे समझ लें थक गया मतलब उसका एनर्जी कम हो गया, somehow it doesn't have enough energy, तो फिर से वो कुर्सी पे बैठ गया तो क्या हो गया, इलेक्ट सारे कुर्सी भी फुल हो गया, सारे कोई कुर्सी खाली भी नहीं है, कोई बाहर घूम भी नहीं रहा है। ऐसे हम लोग जनरेशन रिकॉम्बिनेशन को समझें। तो अब जो प्रोसेस अब होता क्यों है, रिकॉम्बिनेशन क्यों होता है, जनरेशन क्यों होता है, ये इसीलिए होता है कि एनर्जी कितना है। अगर सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत एनर्जी भी है सबको, तो देयर विल बी मोर चार्ज कैरियर्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। लाइक जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कमरे में सब लोग बैठे हैं कुर्सी पे, सब कोई शांत है, एकदम से कुछ बाहर सोचो शोर होने लगे तो बहुत सारे लोग उठ के कुर्सी से देखने जाएंगे बाहर। या हम कुछ कुछ देयर कुड बी मेनी फैक्टर्स व्हिच कैन प्रोड्यूस दैट प्रोसेस। कुछ ऐसे भी फैक्टर हो सकते हैं, जैसे तुम सोचो सारे लोग बैठे हैं घूम रहे हैं, फिर यू डू समथिंग व्हिच फोर्स पीपल टू सिट डाउन। तो उस एग्जांपल से ऐसे ही हम लोग समझे, हमने कैरियर जनरेशन रिकॉम्बिनेशन सीख लिया, फिर हम लोग ये बोल रहे हैं कि कितनी तरह की प्रोसेस से हो सकता है। तो दो तीन प्रोसेस हमने बताया, एक तो बोला बैंड टू बैंड डायरेक्ट ट्रांजिशन, एक बोला आरजी सेंटर ट्रांजिशन, एक बोला ऑगर ऑगर ट्रांजिशन। तो ऑगर ऑगर जो होता है वो होता है कोलिजन की वजह से दो चार्ज कैरियर्स कोलाइड करते हैं, एक का एनर्जी घट गया, एक का एनर्जी बढ़ गया। मतलब कोलिजन में एनर्जी ट्रांसफर होता है, तो जिसका एनर्जी घट गया वो तो जाके होल के पास रिकम्बाइन हो जाएगा, जिसका एनर्जी बढ़ गया वो हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। और जो आरजी सेंटर रिकॉम्बिनेशन जनरेशन, दोनों प्रोसेस तो दोनों का वही है। तो उसमें क्या होता है कि ये क्रिस्टल में कुछ डिफेक्ट्स होते हैं, उसकी वजह से वो प्रोसेस होता है। और जो बैंड टू बैंड ट्रांजिशन है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगा। कैसे एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको लाइट डाल, उसके ऊपर अगर हम लाइट दें तो कोई इलेक्ट्रॉन की एनर्जी लाइट का एब्जॉर्ब कर लिया तो वो कंडक्शन बैंड में चला गया, या वो कंडक्शन बैंड से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में आके रिकम्बाइन हो गया। तो जब वो एनर्जी लूज करेगा तो एक फोटॉन या एनर्जी का एनर्जी रिलीज करेगा, कभी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कभी रिलीज करेगा। और ये दोनों प्रोसेस लगातार चलता रहता है, लगातार सेमीकंडक्टर में रिकॉम्बिनेशन जनरेशन होता रहता है। और ये दोनों प्रोसेस इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए होते हैं। टेम्परेचर बढ़ा दिया तो क्या होगा, ज्यादा कैरियर जनरेशन हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो गया फिर वो रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो ये एक्सटर्नल फोर्सेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, डोपिंग कर दिया, तो वो सबसे ये रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन, ये दोनों प्रोसेस एक दूसरे को के साथ कंपीट करते रहते हैं और एक इक्विलिब्रियम की तरफ लेके जाती है। ये हम लोगों ने आज पढ़ा, रिकॉम्बिनेशन जनरेशन, ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट। ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन दोनों प्रोसेस में डिफरेंस क्या है ये समझा, कंडेंसेशन और रिकॉम्बिनेशन में डिफरेंस क्या है और कितने तरह से हो सकता है ये समझा। तो ओवरऑल हम लोगों ने एक थ्योरेटिकली कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, और फिर हम इसके लिए जो मैथमेटिक्स जरूरी होगा, जो इक्वेशन जरूरी होंगी, वो सब हम लोग करेंगे। और अभी इस लेवल पे अभी 1:22 हो रहा है, अभी हम लोग के पास 5-6 मिनट है। हम लोग चाहे तो कुछ डिस्कस कर सकते हैं, कुछ बात कर सकते हैं। तो अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन जो भी मन में आ रहा है पूछ सकते हैं। इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट दिस इज ओके, जो चीज समझ में नहीं है वो पूछ सकते हैं, बाकी अभी हम इसको और डिटेल में और सारे टॉपिक सीखेंगे। तो जब ओवरऑल यूनिट खत्म होगा देन यू विल हैव एन गुड अंडरस्टैंडिंग। लाइक जैसे यूनिट 1 हमने जब खत्म किया तो तुमको सब चीजें लगभग उनकी एक आइडिया की स्टोरी की तरह हमको पता है, कैसे फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी, फिर बैंड थ्योरी, और फिर ये बैंड ईके डायग्राम, ये सब चीजों को कैसे हमने लाइन से बनाया, ऐसे ही हम लोग यहाँ पे भी सीखेंगे। सो कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। Okay, so it seems you are understanding what I want to convey. You don't have much confusion. Confusion नहीं, क्योंकि एक चीज को मैं दो बार समझाया भी हूँ, और जितना मैं समझा रहा हूँ उतना ही सीखना है,
आगे पीछे सीखने का लिए हम लोग और आगे पढ़ेंगे, जो जितना जरूरी है उतना उतना हम लोग सीखते जाएंगे। सो टूडेज क्लास इज ओवर विद दिस, और बाकी मैं फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तब हम लोग कुछ कोशिश करेंगे जानने का, कुछ डेरिवेशन जो फार्मूला हम लोगों ने अभी यूज किए हैं लास्ट ट्यूटोरियल में, so we'll try to get an formula for फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल क्या होता है, और एक्सट्रिंसिक के लिए क्या होता है, कैरियर कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है। और लास्ट में एक हम लोग फार्मूला का लिस्ट बनाएंगे कि इस यूनिट में हमने क्या क्या फार्मूले सीखे, एंड देन न्यूमेरिकल हमने क्या क्या किए, और न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम सेट बनाएंगे। तो जैसे पिछली बार कुछ बच्चों ने कहा कि कुछ और न्यूमेरिकल अगर हम लोग करें तो थोड़ा बेहतर है, तो टुडे वी डिस्कस वन न्यूमेरिकल। उसमें काफी सारा चीजें डिस्कस हुआ, कैरियर कंसंट्रेशन भी आया, टेम्परेचर भी आया, फर्मी लेवल भी आया, और मेजर न्यूमेरिकल हम लोग इसी पोर्शन में करने वाले हैं। ये जो फर्मी लेवल, डिपेंडेंस ऑन कैरियर कंसंट्रेशन, टेम्परेचर है, जो आज हम लोगों ने 2-3 फार्मूले सीखे हैं, उन्हीं सब फार्मूला का थोड़ा डेरिवेशन भी करेंगे, और इसके बारे में और डिटेल में सीखेंगे। ठीक है, फिर हम लोग पीएन जंक्शन और जंक्शन जो है लास्ट में बात करेंगे। these 3 topics we will discuss it in end of this unit। अभी हम लोगों ने यहाँ तक की चीजें बात कर रहे हैं, अभी हम लोग जंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, पीएन जंक्शन नहीं बनाया अभी हम लोग। अभी हम लोग कैरियर के बारे में बात कर रहे हैं, चार्ज कैरियर का जनरेशन रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, कैसे ये मूव करते हैं, और कैसे ये इनका इफेक्ट फर्मी लेवल पे कैसे पड़ता है। तो आई थिंक यू आर हैविंग थोड़ा सा एक पिक्चर जैसा बन रहा है, और ओवरऑल जब इन करेंगे हम तो और डिटेल में काफी बेहतर तरीके से इसको समझेंगे। सो ओके, सो आई